हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा और आज आप करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स अपने फिजिक्स के। ठीक है, फिजिक्स के कंसेप्ट्स करेंगे हम कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एज ए न्यूमेरिकल। ठीक है, ये जितना भी अगर हमारे एग्जाम में आता है वो न्यूमेरिकल बेसिस पे आता है। ठीक है, थ्योरी कभी कभी पूछता है, वैसे थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कंजर्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कंजर्वेशन से पहले हम एक छोटा सा फोर्स का पार्ट करते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, ये हमारा एक कोई भी न्यूमेरिकल में कई बार 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि कैलकुलेट द इम्पल्स फोर्स या इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, कि फोर्स की इम्पल्सिव वैल्यू क्या होगी, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको पता है रिटार्डिंग फोर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरा इम्पल्सिव फोर्स है, उसे मैं क्या बोलूँगी, सबसे पहले होता है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स होगा मेरा इम्पल्स, ये रिप्रेजेंट करूंगी मैं जे से। ठीक है, इम्पल्स मेरा क्या होता है बेटा, द मेजर। ठीक है, इससे पहले आप करने से पहले आप समझिए। ठीक है, जैसे आपकी कोई भी एक स्टेशनरी वैल्यू है। ठीक है, इसमें मैंने फोर्स लगाया बहुत ही छोटे टाइम के लिए। ठीक है, जैसे आप भागते थे, जैसे मैंने बताया था कि एथलेटिक है, वो गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद वो पुश करते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्ट होता है लेग का और अर्थ का पुश करने वाला, वो बहुत एक स्मॉलर टाइम के लिए होता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉलर टाइम में एकदम से ये अगर गड्ढा है, ठीक है, ये पैर है, तो एकदम से ऐसे होगा। ठीक है, एकदम से हिट करके वो आगे पुश करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इम्पल्सिव फोर्स मेरा वही होता है जो एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो इम्पल्स मेरा क्या होगा, द मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मेजर ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज इम्पल्स। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। जे को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फोर्स इनटू टाइम। इट मीन्स फोर्स की कोई भी हमारी फोर्स की वैल्यू बहुत एक स्मॉलर टाइम के लिए अगर एग्जर्ट होती है तो वो मेरा क्या हो जाता है, इम्पल्स। ठीक है, किसी भी एक स्मॉलर वैल्यू फोर्स की एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो मेरा हो जाता है इम्पल्स। ठीक है, इसके बाद मेरा आता है बेटा इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स मेरा क्या होता है, force which work for a short time is called impulsive force। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे बेटा, एक तो मेरा होता था अगर कोई भी एथलेटिक भाग रहा है गड्ढे वाला। अब देखो, आप क्रिकेट तो देखते होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी हमारे जब कोई कैच आउट होता है कोई भी प्लेयर, तो अगर हम किसी बॉल को कैच करते हैं उसके बाद हम हमारे हाथ क्या जाते हैं, पीछे जाते हैं। ठीक है, हमारे हाथ क्या जाते हैं, पीछे। ठीक है, इसका हमारा मेन रीजन क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स। अगर हमारे हाथ अगर पीछे जा रहे हैं तो उसका मेन रीजन होता है इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, या कोई भी हम एथलेटिक भाग रहे हैं या कोई भी हमारी, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स होता है। और इसे मैं कैसे करूंगी, जैसे कोई ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन भी होता है, वो भी हमारा इम्पल्सिव फोर्स के कारण होता है। जैसे आप कोई भी बुलेट फायर करते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे बुलेट फायर करी, मेरे हाथ का झटका कहाँ जाएगा, एकदम से झटका लगे मेरे हाथ पीछे जाएंगे। ठीक है, मैं भी पीछे पुश करूंगी। जो ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेरे ऊपर जो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो रिटार्डिंग फोर्स इम्पल्सिव फोर्स ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये मेरा मेन इम्पल्सिव फोर्स का था। यहाँ से एक मेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इम्पल्स is defined as change in momentum। ठीक है, इस थ्योरम से मेरा क्या होता है, इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। इसका बेटा सिर्फ ये डेफिनेशन होती है, प्रूफ इसका नहीं पूछता है। तो मैं जे को कैसे कर सकती हूँ, P2 माइनस P1 विल बी चेंज इन मोमेंटम। P2 मेरा क्या रहा होगा, फाइनल मोमेंटम, mv माइनस mu, देयरफॉर मैं यहाँ से m
v माइनस यू। कई बार हमसे न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि इम्पल्स की वैल्यू निकालिए, मुझे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और मास दिया होता है, ठीक है, तो उससे मैं इम्पल्स की वैल्यू मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम यूज करके निकाल सकती हूँ, जे इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। तो ये मेरा एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट आता था इसके बीच में। अब मेरा मेन आता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कंजर्व्ड करना, ठीक है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो हाफ ऑफ द कंसेप्ट आपके दिमाग में उसी से हिट हो जाता है कि नाम पढ़ के कि इसमें करना क्या है, ठीक है। आप कंजर्वेशन देखिए, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कंजर्व करना, ठीक है। जो पहले था वो अब भी है, जो अब है वो 10 साल बाद भी होगा, जो 10 साल बाद है वो 20 साल बाद भी होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो कंजर्व करना, ठीक है। तो कंजर्वेशन मीन्स क्या होगा बेटा, तो मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड is conserved if no external force acts on it। ओके, तो जो मेरा मोमेंटम है किसी भी एक सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा जब तक किसी फोर्स उस पर नहीं लगता है, ठीक है। अगर कोई रेस्ट पे है पोजीशन, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, उसकी पोजीशन रेस्ट है, तो जो मेरा मोमेंटम रेस्ट पे था वो 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, या थोड़े टाइम के बाद जो भी, अगर जब तक मैं फोर्स लगा के उस ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज ना कर देती, ठीक है, जब तक वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ मोमेंटम विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, प्रूफ मेरा क्या होगा बेटा, यहाँ से सेकेंड लॉ मुझे पता है dp बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f होता है, देन dp बाय dt इज इक्वल्स टू f, ठीक है। अगर कोई भी मेरा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, f इज इक्वल्स टू 0, देन dp बाय dt विल बी 0। dp बाई dt मेरा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अगर मेरा 0 है, इट मीन्स मेरा मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर चेंज इन मोमेंटम मेरा 0 है, इट मीन्स मेरा मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। अब इसके बाद होता है बेटा फॉर अ पार्टिकल ऑफ सिस्टम, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वो आपने किसी भी एक पार्टिकल के लिए लिया, अब एक सिस्टम के लिए लेते हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम होता है, ठीक है। अगर लेट P1, P2, P3, P4 up to Pn be the linear momentum of n particles of a system, देन टोटल मोमेंटम मेरा क्या होगा, टोटल मोमेंटम मेरा P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn होगा, ठीक है। जो सारे मेरे मोमेंटम्स होंगे उनका सम मेरा क्या होगा, टोटल मोमेंटम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ मेरा क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ मेरा dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, f। तो मेरा यहाँ पे p क्या है, p है मेरा P1 प्लस P2, देन आई पुट इट हेयर d बाई dt ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn, ओके। वो मेरा क्या होगा, इज इक्वल्स टू f। अगर मेरा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, इफ माई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो मेरा dp1 प्लस dp2 अप टू Pn बाई dt विल बी 0। इट मीन्स मेरा P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn, अगर किसी भी चीज़ की किसी भी एक वैल्यू की डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाता है, चेंज इन 0 आ जाता है, ठीक है। d बाई dt अगर हम उसका करते हैं, कोई भी डिफ्रेंशिएशन मेरा अगर 0 आ जाता है, इट मीन्स वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 मेरे ये क्या होंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से मेरा क्या था, ये मोमेंटम कंजर्व रहा, ठीक है। जो मेरा हर एक पार्टिकल का मोमेंटम है और उनका जो मैंने सम किया वो कंजर्व है, वो कंजर्व ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा मेरा मोमेंटम कंजर्व रहता है, यही मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने सिस्टम पार्टिकल के लिए किया, अब मैं क्या करूँगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है न्यूटन्स थर्ड लॉ से प्रूव करूँगी, ठीक है। ये मेरा इंपॉर्टेंट है,
लीनियर, अगर मेरे से पूछता है तो एग्जामिनर इसे ही प्रूव कराने के लिए पूछता है, ठीक है, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो मैंने लास्ट किया है इसमें मैंने dp बाई dt से यूज करके किया। अब मैं करूंगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब कोई भी पार्टिकल मानो a था, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल b था, ठीक है, यहाँ मेरा कोई भी m था, इसका मास m1 और इसका मास था बेटा m2, ठीक है। किसी भी एक बॉडी a है उसका मास है m1 और कोई भी बॉडी b है जिसका मास है m2। अगर ये वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर मेरी u1 ग्रेटर देन v1 है तो नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, a कोलाइड कर जाएगा b पे, ठीक है, यहाँ से कोलाइड करेगा और फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस पे लगेगा एफ ऑफ बी ए, इस पे लगेगा एफ ऑफ ए बी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, दोनों एक अलग अलग पार्टिकल की तरह मूव करने लगेंगे, इसका सब मास इसमें भी जा सकता है, तो अलग अलग पार्टिकल की तरह मूव किया बी, यहाँ से हुआ मेरा ए, ये बी, m2 m1, इसने किया, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u2, u1 ग्रेटर देन u2, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ये मूव कर जाएगा वेलोसिटी v1 से और इसकी कुछ और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी v2, ठीक है। तो यहाँ से मेरा मोमेंटम इस वाले पार्टिकल का आ जाएगा m1 u1, b का आएगा m2 u2, यहाँ से मेरा आ जाएगा बेटा m2 v2 और यहाँ m1 v1, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, कंजर्वेशन प्रूव करना है लीनियर मोमेंटम का बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये मेरा पार्टिकल था बिफोर कोलिजन, ये मेरा केस था बिफोर कोलिजन, ये है मेरा ये यहाँ पे मेरा कोलिजन, कोलिजन इट मीन्स कोलाइड कर गए पार्टिकल, ठीक है, और ये मेरा है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉडी ए। मेरा पहले क्या मोमेंटम था m1 u1, बाद में मेरा क्या हुआ m1 v1, तो मेरा चेंज इन मोमेंटम मैं ऐसे लिख सकती हूँ m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मेरा किसी भी एक बॉडी ए के लिए हुआ m1, पहले था मेरा m1 u1, बाद में हुआ मेरा m1 v1, तो चेंज इन मोमेंटम अगर मानो कि मेरा कोई भी 2 वैल्यू थी, ठीक है, बाद में मेरी हुई 4 वैल्यू, तो मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ 2, इट मीन्स ये क्या होता है 4 माइनस 2, तो मेरा फाइनल क्या था यहाँ पे m1 v1 और मेरा इनिशियल था m1 u1, तो मेरा यहाँ से वैल्यू क्या आई 4 माइनस 2, इट मीन्स m1 v1 माइनस m1 u1, ये मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या है फॉर अ बॉडी ए। अब क्या होगा चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉडी बी के अगर लिए लेती हूँ, बी के लिए होता था मेरा बेटा मेरा m1, बी के लिए था मेरा m2 u2, बाद में कोलाइड करने के बाद वो हुआ m2 v2, तो मेरा चेंज इन मोमेंटम यहाँ से फॉर बॉडी v विल बी m2 v2 माइनस m2 v1, सॉरी m2 u2, ठीक है। तो मेरा चेंज इन मोमेंटम फॉर अ बॉडी ए m1 v1 माइनस m1 u1 होगा और चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉडी v विल बी m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है, ये आपको समझ आया। इसके बाद हम मूव करते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लेती हूँ मोमेंटम ए का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए विल बी m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। और यहाँ से मेरा फोर्स क्या एक्सर्ट हो रहा था एफ ऑफ ए बी जब कोलिजन हुआ, ठीक है, तो यहाँ से मैं इक्वेट कर सकती हूँ एफ ऑफ ए बी मेरा चेंज इन मोमेंटम हुआ, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेती हूँ बॉडी बी के लिए, तो मेरा क्या होगा डी बाई डी टी विल बी m2 v2 माइनस m2 u2, इट विल बी एफ ऑफ बी ए, ठीक है।
तो मेरा न्यूटन थर्ड लॉ से अगर मैं इसे प्रूव कर रही हूँ तो न्यूटन थर्ड लॉ मेरा क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इट मीन्स अगर मेरा फोर्स ऑफ ए बी है देन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल होगा मेरा एफ ऑफ बी ए और अपोजिट मेरा माइनस साइन ये होगा। इक्वेशन से हम देख सकते हैं मोमेंटम से अगर हम इसे इक्वेट करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड अगर मैं पुट करती हूँ वैल्यूज को, तो डी बाई डी टी ऑफ m1 v1 माइनस m1 u1 विल बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, तो मेरा चेंज है दोनों तरफ, कैन आई कैंसिल आउट दिस। ठीक है, ये मेरा कैंसिल आउट हुआ। अब मेरा क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। आप देखिए कि जो u की है टर्म्स आप उसे एक साइड कीजिए इक्वल्स के साइन के, और जो v की टर्म्स है आप उसे एक तरफ कीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा मेरा, यहाँ पे बेटा माइनस साइन था, इट विल बी माइनस m2 v2 और ये प्लस m2 u2। अगर मैं लेके जाती हूँ m2 v2 को इस तरफ तो m1 v1 प्लस m2 v2 और यहाँ से हो जाएगा मेरा m2 u2 प्लस m1 u1। तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ ये क्या था बेटा मेरा, ये था मेरा मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन और ये था मेरा मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। जो मेरा आफ्टर कॉलिजन था उसका सम और जो मेरा बिफोर कॉलिजन था उसका सम, इट मीन जो कंजर्व था। अगर मानो कि मेरी m1 v1 की वैल्यू 4 थी और इसकी 2 थी, ठीक है, अगर इनका टोटल सम क्या था 6 बिफोर कॉलिजन, उसके बाद क्या हुआ, दोनों कोलाइड हुए। अगर मेरी 4 वाले की वैल्यू हो गई 3 और 2 वाले की वैल्यू इंक्रीज होकर हो गई 3, तो मेरा सम क्या हुआ 6। तो मेरा मोमेंटम की वैल्यू जो 6 थी वो 6 ही रहेगी। ठीक है, मोमेंटम चेंज हो सकता है, m1 v1 और m1 u1 चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो 4 था वो 3 हो सकता है, 3 था तो 2 हो सकता है, बट जो दोनों का एडिशन है, जो कंजर्वेशन है वो सेम रहेगी। तो मैंने ये थर्ड लॉ से प्रूव कराया कि मेरा जो एडिशन होता है इट मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद बेटा इसके साथ जो होता है, इसकी मेन होती है सबसे ज्यादा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लेंगे रिकॉइल ऑफ अ गन। ठीक है, रिकॉइल ऑफ अ गन क्या होता है बेटा, आप किसी भी एक गन को फायर करते हैं। ठीक है, आप किसी भी एक गन से बुलेट फायर करते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है, एक झटका लगता है जिससे हमारे हैंड्स बैकवर्ड जाते हैं। ठीक है, एकदम जो झटका लगता है वो होगा इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, और जो झटका लगने के बाद जो रिकॉइलिंग होगी, ठीक है, कि वो अब इसमें हम रिकॉइल ऑफ गन में देखेंगे मोमेंटम। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वैल्यू है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मोमेंटम की वैल्यूज को कंजर्व प्रूव करेंगे रिकॉइलिंग ऑफ गन के केस में। ठीक है, तो अगर लेट m is equals to mass of gun and smaller m is equals to mass of bullet। ठीक है, और अगर मैं लेती हूँ v, कैपिटल V is velocity of gun and smaller v is equals to velocity of bullet, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होती है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन होती है बेटा द वेलोसिटी विद इन द गन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन ये नहीं कि गन चल के जा रही है, इसमें हम वेलोसिटी ऑफ गन लेंगे, वेलोसिटी बाय विच गन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी, जिससे हम फायर करेंगे, किस स्पीड से वो जा रही है, किसी भी पॉइंट पे जहां हमने हिट करी है उस पॉइंट तक वो किस स्पीड से जा रही है, वो होगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और वेलोसिटी ऑफ गन होती है जो मेरा एकदम से रिटार्डिंग फोर्स लगता है, इंपल्सिव फोर्स लगता है, उसके बाद जो फोर्स लगने के बाद जो इंस्टेंट होता है बैकवर्ड जाने का, वो किस स्पीड से जा रहा है, वो होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो मैं इसे कैसे प्रूव करूंगी, बिफोर फायरिंग, जब तक मैंने फायर नहीं किया था, बिफोर फायरिंग मेरा मोमेंटम ऑफ गन क्या था,
ऑफ गन क्या था, 0, ठीक है। मोमेंटम ऑफ गन 0 था और मोमेंटम ऑफ बुलेट भी क्या था मेरा, 0। इट मीन्स मेरे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अगर मैं गन लेती हूँ वो क्या रही होगी, 0, क्योंकि mv होगा तो मास तो 0 हो नहीं सकता, तो वो v मेरा क्या होगा, 0, और मेरी बुलेट की भी वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। तो इसमें होगा, अब होगा बेटा केस आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग मेरा मोमेंटम ऑफ गन विल बी mv, ठीक है, कैपिटल M, और मोमेंटम ऑफ बुलेट विल बी स्मॉलर m एंड v, ठीक है। तो मेरा यहाँ से मेरा क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन अगर मैं लूँ कंजर्वेशन से, तो मेरा क्या होगा, कंजर्वेशन, ड्यू टू कंजर्वेशन मेरा बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम क्या होगा, वो कंजर्व होगा। तो मेरा बिफोर क्या था, 0 + 0, और आफ्टर मेरा क्या है, mv + mv, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 0 mv + mv, इट विल बी mv इज इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो यहाँ से मेरी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो वेलोसिटी ऑफ मेरी गन है वो क्या आ जाएगी, v mv/m माइनस ऑफ mv/m। तो यहाँ से मेरा न्यूमेरिकल्स में सीधा पूछता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, मोमेंटम ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, ये मेरी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल गन, ठीक है। इसके बाद होता है बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन यही खत्म हो जाता है। नेगेटिव साइन जो यहाँ पे शो कर रहा था ये बस ये शो करता था, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड के आगे ना लग के वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल गन की क्या होगी, mv/m, ठीक है। मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वेलोसिटी, इट विल गिव्स अस द मोमेंटम ऑफ गन एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल्स हैं इसके कुछ, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, ए मंकी ऑफ 40 kg, बहुत खाता है वो मंकी जो 40 kg का है, मास climbs on a rope which can have a maximum tension, अब साथ के साथ अपने नोट करते रहिए, टेंशन of 600 Newton in which of the case the rope will break, ठीक है। तो हमें बताना है कि अगर कोई भी एक मंकी है किसी भी एक रोप पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि रस्सी कब टूटेगी, ठीक है, क्योंकि बंदर बहुत भारी है और उस पर कुछ वो फोर्स भी लगाएगा, तो हमसे पूछ रहा है कि रोप कब टूटेगी। केसेस दिए हमें, द मंकी क्लाइम्स अप ऑन with acceleration 6 meter per second square. The second one is climbs down with acceleration 4 meter per second square. Third one climbs up with uniform speed. And the fourth one is falls down under gravity. इसमें हमें इग्नोर करना है मास, ठीक है, इग्नोर मास ऑफ रोप, ठीक है। तो एक इस न्यूमेरिकल में मेनली दिया क्या बेटा, न्यूमेरिकल में दिया है मंकी ऑफ 40 kg मास क्लाइम्स ऑन अ रोप विद अ टेंशनल फोर्स 600 न्यूटन, ठीक है। एक मैक्सिमम टेंशन क्या लगाता है उस पर, 600 न्यूटन। जब अगर वो चढ़ रहा है तो टेंशन लगेगी, ये लिफ्ट और पुली वाला केस आ जाता है, ठीक है। तो मुझे टेंशन की वैल्यू दी है 600 न्यूटन और मास ऑफ मंकी मेरा दिया है 40 kg। तो इसमें मेरे से पूछा है कि रस्सी कब टूटेगी अगर बंदर एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्लाइंब अप करता है और क्लाइंब डाउन करता है विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड क्लाइम्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड फोर्थ फॉल्स डाउन अंडर ग्रेविटी। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं
अगर आपको ये 4 मार्क में देगा तो 4 देगा, अगर 3 में दे सकता तो कोई भी 3 पार्ट्स दे देगा, 2 दे देगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपसे वो पार्ट्स निकलवाएगा उतने ज़्यादा आपका वो वेटेज का न्यूमेरिकल होगा। बहुत ज़्यादा है इसमें, आपके चारों केस आ जाते हैं, ऊपर जाने का, नीचे आने का। ऊपर अगर हम किसी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं या फिर हम फ्री फॉल कंडीशन में है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट हम लेंगे मास ऑफ मंकी में क्या गिवन है, मास ऑफ मंकी है 40 kg, ठीक है। तो मेरी टेंशन क्या है बेटा, टेंशन टी है मेरी 600 न्यूटन, सॉरी 600 न्यूटन, ठीक है। तो मेरे से अब वो मंकी अगर ऊपर जा रहा है, वह ना मंकी climbs up with acceleration 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वो ऊपर जा रहा है तो मेरा जो रिजल्टेंट होता था लिफ्ट वाले उससे mg+a हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करवाए हैं पहले। तो r इज इक्वल्स टू m मेरा क्या है यहाँ पे 40, g मेरा क्या होगा, g मेरा होगा 10 प्लस a मेरा क्या होगा यहाँ पे 6, इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 16, इट विल बी 640 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से आप मुझे देख सकते हो कि यहाँ से मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पे 640 न्यूटन, और जो मेरी टेंशनल फोर्स की वैल्यू क्या थी 600 न्यूटन। टेंशनल फोर्स मीन्स इतनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेंशन इतने लगा सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हमने टेंशन लगाई तो वो रस्सी टूट जाएगी। मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू मेरी क्या थी 600 न्यूटन। इट मीन्स अगर ये इस पे किसी भी फोर्स को सहन कर सकता है तो वो 600 न्यूटन तक का है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं 640 न्यूटन आया है, देयरफॉर इट इन दिस केस रोप विल ब्रेक, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन मेरा क्या था, सेकंड मेरा क्या था, जब वो डाउन आता है 40, डाउन आता है एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जब डाउन आता है तो मेरी इक्वेशन क्या होती है आर एम जी माइनस ए। एम है मेरा 40, जी है मेरा 10 माइनस 4, इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 6, इट विल बी 240 न्यूटन। अब हम यहाँ से देख सकते हैं हमारी जो फोर्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है 240 न्यूटन, और मेरी जो टेंशनल वैल्यू थी वो थी 600 न्यूटन। देयरफॉर इन दिस केस रोप विल नॉट ब्रेक। मेरा थर्ड केस है, अगर वो कोई भी यूनिफॉर्म किसी भी स्पीड से जा रहे हैं, अगर मैं मानूँ यूनिफॉर्म स्पीड है मेरी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड उसे मुझे क्या आगे बनती 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड है, इट मीन्स मेरा चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होगा, सॉरी यूनिफॉर्म है, इट मीन्स मेरा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा 0। चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, देयरफॉर मेरा एक्सेलरेशन यहाँ से क्या आ जाएगा 0। तो मेरा r इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ए। एम क्या मेरा 40, जी मेरा 10 माइनस 0, तो मेरी जो फोर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी 400 न्यूटन। ये भी आप देख सकते हैं 600 न्यूटन से कम है, तो देयरफॉर रोप विल नॉट ब्रेक। अब मेरा थर्ड केस था फ्रीली फॉल, ठीक है। अब इन तीनों केस समझ आए। अब मेरा क्या था फ्रीली फॉल, व्हेन मंकी falls down the rope nearly freely under gravity, ठीक है। तो यहाँ से A इज इक्वल्स टू जी, ठीक है। जब फ्रीली फॉल कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटी, तो मेरा R क्या हो जाएगा आर एम जी माइनस ए, इट विल बी एम ए माइनस ए, इट विल गिव्स द डायरेक्शन 0। देयरफॉर यहाँ से तो मेरा फोर्स बिल्कुल ही 0 आ गया है, 0 न्यूटन। तो देयरफॉर रस्सी इस केस में भी नहीं टूटेगी, रोप विल नॉट ब्रेक। तो टेंशनल फोर्स की वैल्यू हमें गिवन थी 600 न्यूटन, तो यहाँ से हमने अपने फोर्स की वैल्यू निकाल ली है जो हमारा फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर वो टेंशनल फोर्स से ज़्यादा आ जाती है उस केस में हमारी रस्सी टूटेगी, वरना नहीं टूटेगी। तो जब वो ऊपर जाता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक मंकी क्लाइंब करता है, देन मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो r इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए होता है। एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा जिससे हमारी वैल्यू ज़्यादा आएगी,
तो रस्सी टूटने के चांसेस सिर्फ तभी होते हैं जब हमारा क्लाइंब करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ बुलेट of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and it's stopped after distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by a block on the bullet? इसमें क्या दिया है? A bullet of mass 0.4 kg moving with a speed of 90 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden, ठीक है। इट मीन्स ये फायर करने के बाद का, जब मैं फायर करूंगी किसी भी एक हैवी वुडन में वो एंटर कर जाएगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रही है, तो आपको पता है फायर करने के बाद कोई लकड़ी हो या कांच हो उसमें से बुलेट मेरी चली जाती है, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक इट स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। अगर कोई भी मेरा बहुत हैवी वुडन ब्लॉक है तो वो उसमें 60 सेंटीमीटर तक अंदर हिट कर जाती है। तो इसमें मुझसे पूछा है एवरेज रेजिस्टिव फोर्स क्या था जब ब्लॉक पे बुलेट ने एक्सर्ट किया है, ठीक है। तो ये मेरा मास क्या बेटा, स्मॉल m है मेरा 0.404 kg, ठीक है। और मेरे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे क्या दे रखी है यहाँ पे 90 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है बेटा, वो रुक जा रही है, स्टॉप की पूछ रखी है, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ 0 माइनस 90 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। s क्या है बेटा 60, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू a, 2 जा 3 जा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये क्या था बेटा मेरा 60 सेंटीमीटर था, तो मैं इसे चेंज करूंगी मीटर में, तो ये साथ में क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से मेरी वैल्यूज़ का क्या आ जाएंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 विल बी a। यहाँ से मेरा 2 5 जा, ठीक है, ये मेरा 2 और यहाँ से ये 30 पे, ये 15 पे। तो यहाँ से अगर मेरी एक्सेलरेशन की मैं मल्टीप्लाई करती हूँ देन मेरा एक्सेलरेशन विल कम माइनस 3500 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 2 6 जा 150 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की मेरी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरा क्या बेटा, मुझे फोर्स निकालना, रेजिस्टिव फोर्स। ये मेरा क्या था एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में थी तो नेगेटिव साइन आप पता चल जाएगा, रेजिस्टिव फोर्स है तो माइनस ma होगा। m क्या है मेरा, मास यहाँ पे है 4.4, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 और ये क्या था मेरा 13500 बाय 2, कैंसिल आउट 2 2 जा, देन फोर्स विल बी 2 5 जा 10 2 3 जा 6 7 270 न्यूटन, ठीक है। ये मेरे क्या है रेजिस्टिव फोर्स। माइनस साइन मेरा क्या करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मेरे रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 270 न्यूटन। हमें डिस्टेंस गिवन थी, वेलोसिटीज गिवन थी, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं एंड वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से मेरे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अ हैमर ऑफ वेट 1 kg moving with a speed
of 2 meter per second strikes on the head of nail, driving it 10 centimeter into a wall, neglecting the mass of nail. Calculate the acceleration during the impact, the time interval, and impulse. ठीक है, अब मुझे क्या दिया है बेटा, इसमें कोई भी एक हैमर है जिसका वेट है 1 kg, वो किसी भी स्पीड से, ठीक है, कोई भी एक पोजीशन है, इसे हम हिट कर रहे हैं हैमर से, ठीक है, जिस हैमर का वेट है 1 kg और जो हिट करने की स्पीड है ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसमें हमसे पूछा है अगर हम किसी भी एक नेल डाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी हम एक आयरन नेल को किसी भी एक वॉल में फिक्स करना चाहते हैं, तो हमने नेल ली, ठीक है, वो हमें क्या करना है, ड्राइविंग इट 10 सेंटीमीटर तक हमें डालनी है, ठीक है, तो हमें हिट करना है। तो हमसे पूछ रखा है कि हमारा जो इम्पल्स होगा, जो वो स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लग रहा है वो, टाइम इंटरवल और ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, एक्सेलरेशन पूछ रखा है जो इम्पैक्ट होता है उस पर, ठीक है। तो मेरे से 3 केसेस पूछे हैं, एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल एंड इम्पल्स। तो देखिए हम ये कैसे करेंगे। लेट वेट ऑफ हैमर बी एच, वो मुझे क्या गिवन है, एच इज इक्वल्स टू 1 kg, ठीक है। यू मेरा क्या गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वी मेरा फाइनल वेलोसिटी जब उस पर हिट करने के बाद रुकता है, वी क्या है 0, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता है एस मेरी डिस्टेंस क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर, इट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 100 0.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगी, एक्सेलरेशन की आपको पता है इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ इसमें तो मेरी वी स्क्वायर की वैल्यू 0 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय ए, इट विल बी ए विल बी माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 10, 2 माइनस एक्सेलरेशन विल बी माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। माइनस का आप समझ सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ से मेरी क्या आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। एस की वैल्यू मेरी आ गई, यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, अब मुझे क्या गिवन है, मुझे क्या निकालना है टाइम, ठीक है। टाइम मेरा क्या होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे पता है v मेरा 0 है, इसकी वैल्यू मेरी 2 माइनस एक्सेलरेशन है मेरा माइनस 20, टाइम की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये क्या होगा 2 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय टी, इट विल बी t will be 2 divided by 20 will be 1 by 10 that is 0.1 सेकेंड। ये क्या आ गया मेरा टाइम की वैल्यू। एक्सेलरेशन मेरा आया है माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की वैल्यू आई है मेरी माइनस टी, वो सॉरी 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो मेरा इम्पल्स क्या होता है बेटा, इम्पल्स होता है मेरा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। मास मुझे गिवन था 1 kg, एक्सेलरेशन फोर्स मेरा हो जाएगा ma, इट विल बी मास था मेरा 1 kg मल्टीप्लाई बाय माइनस 20, ठीक है। और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा मेरा माइनस 20 न्यूटन, ठीक है। और इम्पल्स आ जाएगा मेरा माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इट विल बी माइनस टू न्यूटन। तो मेरा जो फोर्स है इम्पल्स जो बहुत स्मॉल टाइम के लग रहा है वो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन सेकेंड। इसका जो होती है मेरी वैल्यू वो क्या होगी 20 न्यूटन सेकेंड, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, देयरफॉर यूनिट क्या है मेरी न्यूटन सेकेंड,
ठीक है। तो आज हमने न्यूमेरिकल्स करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही इनका जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा सही है। आप अलग अलग बुक से और एग्जांपल्स उठा सकते हैं। आपको जो डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।